नमस्कार। माँ गायत्री महाविद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास भाग सेकंड उसका अगला टॉपिक के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और अगला टॉपिक है पुनर्जागरण, जिसको रेनेसां कहा जाता है। यह पुनर्जागरण यूरोप में क्यों पनपा, क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही इसकी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसका क्या अर्थ है पुनर्जागरण का, पुनर्जागरण पनपने के क्या कारण रहे, कौन सी परिस्थितियां रही जिसके कारण यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, बौद्धिकता का विकास हुआ, स्वतंत्र चिंतन का विकास हुआ। इस प्रकार के सारे कारणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे और साथ ही इसकी क्या विशेषताएं रही पुनर्जागरण की, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही इसकी। सर्वप्रथम ऐतिहासिक पुनर्जागरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि यूरोप रोमन साम्राज्य का हिस्सा था, या यूरोप में जो है रोमन साम्राज्य स्थापित हो चुका था। उससे पहले प्राचीन काल में यूरोप में एक छोटा सा देश यूनान का आधिपत्य हो गया और उस यूनान में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की यूरोप में और अपनी सुविकसित संस्कृति का विकास किया यूनान के द्वारा। यूनान की राजनीति का जब पतन हुआ उसके बाद वहां पर पूरे यूरोप में जो है रोमन साम्राज्य का उदय हुआ। सर्वप्रथम यूनान का यूरोप पर साम्राज्य स्थापित। यूनान का यूरोप में साम्राज्य स्थापित हुआ तो यूनान ने क्या किया, सुविकसित संस्कृति का विकास किया। सुविकसित संस्कृति का विकास। अब यूनान के द्वारा सुविकसित संस्कृति का विकास करने के बाद इसका साम्राज्य चलता रहा। फिर यूनान की राजनीतिक पतन हो गया। यूनान का राजनीतिक पतन, और राजनीतिक पतन होने के बाद यूनान का राजनीतिक पतन होने के बाद क्या हुआ, रोमन साम्राज्य स्थापित हो गया। यूरोप पर रोमन साम्राज्य की स्थापना। रोमन साम्राज्य स्थापित हो गया और रोमन साम्राज्य ने क्या करा कि इसने जो है पूरा, पहले पढ़ा अपन ने सामंतवाद, तो इसमें जो है पूरे यूरोप में जो है रोमन साम्राज्य की स्थापना कर दी और एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया यूरोप में। रोमनों ने क्या किया कि रोमनों ने जो है ये यूनान की संस्कृति को आत्मसात करके, यूनान की जो संस्कृति थी उसको आत्मसात करके रोमनों ने अपनी एक संस्कृति स्थापित की।
अपनी संस्कृति का वहाँ पर विकास किया। एक समृद्ध संस्कृति का विकास करके और उस संस्कृति का प्रचार जो है पूरे यूरोप में फैला दिया। पूरे यूरोप में रोमन संस्कृति फैलती गई या रोमन संस्कृति विकसित हुई दूर दूर तक। लेकिन जब रोमन साम्राज्य पूरी तरह से जो है अपनी उच्च चोटी पर जा चुका था, शिखर पर जा चुका था, तो चौथी और पांचवी सदी में, चौथी और पांचवी सदी व पांचवी सदी, ये हमने सामंतवाद के टॉपिक में पढ़ा है कि चौथी और पांचवी सदी में जो है रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। रोमन साम्राज्य का पतन, रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। यूरोप में पतन होने के बाद फिर क्या स्थिति हुई, ये बात पिछले वीडियो में भी पढ़ी अपन ने कि रोमन साम्राज्य का जब पतन हुआ तो पूरा यूरोप जो है अनेक छोटे छोटे सामंतवादी हिस्सों में विभाजित हो गया। सामंतवादी राज्यों का उदय हुआ। सामंतों ने जो है अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए। जो सामंत जो है दीर्घकाल तक, लंबे समय तक जो है आपसी संघर्ष से जूझते रहे। सामंतों में आपसी संघर्ष होता रहा, आपसी संघर्षों में वो उलझते रहे और वहाँ पर एक समृद्ध केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं हो पाई। केंद्रीय सत्ता का अभाव हो गया यूरोप में, इसलिए सभी सामंत जो है स्वतंत्र होकर के राज करने लगे। तो इस प्रकार से संपूर्ण यूरोप में गहन अंधकार की स्थिति आ गई। गहन अंधकार में डूब गया सामंतवाद के फलस्वरूप यूरोप। और पांचवी से लेकर के 14वीं सदी तक, कहाँ तक यूरोप जो है अंधकार में डूबा रहा। 5वीं से 14वीं सदी तक यूरोप अंधकार में डूबा रहा। मतलब किसी प्रकार की कोई केंद्रीय शक्ति नहीं रही। सब अपने अपने जो है सामंतवादी थे, वो अपने अपने हिसाब से शासन करने लगे। जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी थी, अर्थात पूरा यूरोप जो है अंधकार में डूबा रहा। 5वीं से 14वीं सदी तक यही स्थिति बनी रही। अब इसके क्या कारण रहे, क्यों जो है पूरा यूरोप अंधकार में डूबा रहा, इसके कुछ कारण थे। वो उन कारणों में जिनमें पहला कारण ये रहा कि सामंतों ने पढ़ाई लिखाई पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस सामंत वैसे ही जो है आपसी संघर्ष में डूबे हुए थे। यूरोप के विकास का उनको कोई मतलब नहीं था, केवल जो है अपना विकास करना महत्वपूर्ण था। इसकी वजह से जो है सामंतों ने यूरोप में पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। यूरोप में पढ़ाई लिखाई पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और उनको जो है इसकी आवश्यकता भी महसूस नहीं हुई सामंतों को कि अपने साम्राज्य में जो है शिक्षा का प्रचार किया जाए, प्रसार किया जाए। और जो शिक्षा के जो केंद्र थे कुछ, वो विद्यालय भी जो है बंद हो गए धीरे धीरे। जब सामंतों ने कोई ध्यान नहीं दिया तो विद्यालय बंद हो गए। इस शिक्षा के अभाव में वहाँ की जनसंख्या की बौद्धिक प्रगति वो रुक गई। जब शिक्षा का प्रचार नहीं हुआ तो बौद्धिक प्रगति जो है एक तरह से बिल्कुल बंद हो चुकी थी या रुक चुकी थी। विद्यालय बंद हो चुके थे
धीरे धीरे लोग अपनी प्राचीन यूनानी और रोमन जो ज्ञान विज्ञान था वो भूलते जा रहे थे, क्योंकि किसी प्रकार का कोई शिक्षा कोई प्रचार ही नहीं था। इसलिए प्राचीन रोमन ज्ञान विज्ञान को लोग भूलते जा रहे थे, यूनानी ज्ञान विज्ञान को लोग भूलते जा रहे थे। दूसरा कारण ये रहा कि अध्ययन अध्यापन का काम जो था वो पादरियों पर था। अध्ययन अध्यापन का कार्य पादरियों के जिम्मे होना, पादरियों के जिम्मे होना। अध्यापन का कार्य जो है पादरियों को सौंप रखा था। पादरी तक ही सीमित रहा अध्ययन अध्यापन का कार्य। और पादरी वर्ग ने क्या किया कि पादरी वर्ग ने जो है धर्म ग्रंथों पर स्वतंत्र चिंतन पर जो है प्रतिबंध लगा रखा था। स्वतंत्र चिंतन, बौद्धिक व्याख्या, धर्म ग्रंथों में जो लिखा हुआ है वही अटल सत्य है। इन पर जो है किसी प्रकार का कोई स्वतंत्र चिंतन, इनकी कोई बौद्धिक व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर पादरियों ने जो है प्रतिबंध लगा रखा था। जो कुछ धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ था वही एकमात्र सत्य माना जाएगा। इस पर किसी प्रकार का कोई स्वतंत्र चिंतन नहीं होगा, इसकी किसी प्रकार की कोई बौद्धिक व्याख्या नहीं होगी। ये जो है पादरियों ने कर रखा था। और अगर कोई ऐसा करता है, कोई जो है उस समय उस सत्य के विपरीत अगर कोई विचार रखता है, जो धर्म ग्रंथों में लिखे हुए हैं उसके विपरीत अगर कोई अपना विचार रखता है, कोई अपना मत रखता है, कोई अपना मत प्रतिपादित करता है, तो उसको क्या माना जाएगा? उसको नास्तिक माना जाएगा और धर्मद्रोही करार दे करके जो है उसको कठोर सजा दी जाएगी। यह किसने कर रखा था? ये पादरियों ने कर रखा था। लोगों पर धर्म और धर्माधिकारी, इनका प्रभाव इतना गहरा था, लोगों पर इतना गहरा आतंक था कि उनके विषय में वो कुछ भी नहीं बोल सकते थे। व्यक्ति उन्हें किसी प्रकार की चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकता था, साहस नहीं कर सकता। इतना प्रभाव जो है वो पादरियों का था, क्योंकि धर्म और धर्म ग्रंथ वो हावी थे लोगों पर। अगला कारण ये रहा, जो मैनर व्यवस्था आपने पहले पढ़ी है कि इसमें जो है मैनर व्यवस्था के कारण ग्राम में बसने वाले किसानों और श्रमिकों के लिए आजीविका के निमित्त अपना गांव छोड़ना बहुत कठिन था। मैनर व्यवस्था को छोड़ना, मैनर व्यवस्था को छोड़ना कठिन था। मैनर व्यवस्था को छोड़ ही नहीं सकते थे, सामंतों का अधिकार था। सामंतों के बिना जो है वो न तो अपना कोई दूसरा कार्य चला सकते थे, न तो कोई दूसरा व्यवसाय शुरू कर सकते थे, न कोई दूसरी जगह जो है मैनर व्यवस्था को छोड़कर दूसरी जगह काम पर जा सकते थे। जाना भी है तो पहले सामंतों की परमिशन लेनी पड़ती थी, और सामंत जो है वो आसानी से परमिशन नहीं देते थे, आसानी से जो है अनुमति नहीं देते थे। सामंतों का इतना प्रभाव था। जो श्रमिक जो है, किसान वर्ग और श्रमिक मैनर व्यवस्था में ही उनको रहना पड़ता था। इसके अलावा बड़े शहरों में जो काम करने वाले जो श्रमिक थे, व्यवसायी श्रेणी गिल्ड, वो श्रमिकों की दया पर निर्भर करते थे बड़े शहरों में। और दक्षता प्राप्त कर लेने के बाद भी जो है गिल्ड की अनुमति के बिना अपना स्वतंत्र व्यवसाय कारोबार को नहीं चला सकते थे। यह इस प्रकार की व्यवस्था थी। बड़े शहरों में श्रमिक गिल्ड हुआ करते थे, व्यावसायिक श्रेणी जिसको बोलते हैं श्रमिक गिल्ड, वो बड़े शहरों में मालिकों की दया पर श्रमिक निर्भर करते थे। प्रशिक्षण दक्षता प्राप्त कर लेने के बाद भी
कार्य की दक्षता प्राप्त कर लेने के बाद भी जो है उनकी अनुमति के बिना वो अपना स्वतंत्र व्यवसाय प्रारंभ नहीं कर सकते थे। तो इस प्रकार की जो है ये सब बातें, इन सब बातों से ये स्पष्ट हो जाता है कि मध्य युग में जो यूरोप था, तो यूरोप में व्यक्ति अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व अपना नहीं पाया, या उसका स्वतंत्र जो व्यक्तित्व था वो दब चुका था। पादरियों के तले, सामंतों के तले वो व्यक्तित्व दब गया था। उसे स्वतंत्र रूप से बौद्धिक चिंतन और खोज, अन्वेषण और आविष्कार करने के अवसर नहीं मिल पा रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, संपूर्ण यूरोप में बौद्धिक और वैज्ञानिक पद्धति वह बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी थी। बौद्धिक प्रगति तो बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी, और बौद्धिक प्रगति समाप्त हो गई तो किस प्रकार के वैज्ञानिक आविष्कार होंगे? किसी प्रकार के कोई वैज्ञानिक आविष्कार नहीं हुए, अर्थात इनको जो है वहाँ पर मध्ययुगीन यूरोप में लकवा मार चुका था। यह इस प्रकार की परिस्थिति जो है पैदा हो चुकी थी। अब इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हुई तो स्थिति में जो है किस प्रकार से परिवर्तन आया, स्थिति में किस प्रकार से परिवर्तन आया, यह तो जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही पुनर्जागरण की, कि इन कारणों से जो है यूरोप में पुनर्जागरण पनपा। लेकिन और स्थिति में जो है किस प्रकार से परिवर्तन आया। दूसरी बात, यह स्थिति अपन ने देखी यूरोप में कि इस प्रकार की परिस्थिति थी, लोग जो है स्वतंत्र होना चाहते थे, इस प्रकार की परिस्थिति। तो स्थिति में परिवर्तन, क्या परिवर्तन आया? मध्य युग में जो है, मध्य युग के अंतिम दशक में यूरोप की ये जो स्थिति अपन ने पढ़ी है, इस स्थिति में धीरे धीरे क्या हुआ, परिवर्तन आने लगा। मध्य युग की स्थिति में यूरोप में मध्य युग की स्थिति में धीरे धीरे परिवर्तन आना प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे परिवर्तन आना प्रारंभ हुआ। लोग जो है, जो मैनर में रहते थे, उनसे अपना संबंध तोड़ने लगे और स्वतंत्र होकर के कृषि कार्य करने लगे, मजदूरी करने लगे और अपना कोई अन्य दूसरा कार्य करने लगे। मौन मैनर व्यवस्था के बंधन से वो मुक्त होने लगे। इसके साथ ही साथ कस्बा, गांव में अपने स्वतंत्र दुकानें खोलने लगे, वो अपना व्यवसाय करने लगे। इसके साथ ही साथ अब लोग जो पहले से चली आ रही जो निर्विरोध जो विचार थे, जिनका कोई विरोध नहीं करते थे, निर्विरोध वो जो विचार थे, उनको जो है, जो धर्म ग्रंथों के विचार थे, और उनको लोग संदेह की दृष्टि से देखने लगे। अब चर्च और धर्मशास्त्रों की कई बातों पर लोग शंका करने लगे कि ये बातें जो चर्च के द्वारा बताई गई, पादरियों के द्वारा बताई गई, जो धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है, वो पूरी तरह से सत्य नहीं है। इस बात पर वो शंका करने लगे। इसके अलावा क्या परिवर्तन आया स्थिति में? ऐसी स्थिति में जब जो है यूनानी और लैटिन भाषा, इनके प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से वास्तविक ज्ञान अर्जित करने का प्रयास किया जाने लगा, प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से। और इस ज्ञान का प्रसार काय में किया गया? इस ज्ञान का प्रसार किया गया मातृभाषा में। मातृभाषा में इस ज्ञान का प्रसार किया जाने लगा, आम पब्लिक में, आम जनता में। तो जब स्थानीय भाषा में, मातृभाषा में जो है जब ज्ञान का प्रसार किया जाने लगा, परिणाम स्वरूप क्या हुआ? यूरोप वासियों के जीवन और उनके विचारों में परिवर्तन आया। जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया। जीवन के प्रति जो पहले जो दृष्टिकोण था मध्ययुगीन यूरोप में, उसमें जो जीवन के प्रति दृष्टिकोण था, अब जो है यूरोप वासियों में
अपने जीवन के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आने लगा। इसके साथ ही साथ मनुष्य ने अपने आप को और अपनी उपलब्धियों को पहचानना शुरू किया, स्वयं को पहचानना शुरू किया, अपनी उपलब्धियों को पहचानना शुरू किया। और अब वह जो है परलोक की कल्पना के स्थान पर, क्योंकि धर्मशास्त्रों में यही बात लिखी हुई थी, अब वह जो है लोग परलोक की कल्पना के स्थान पर वर्तमान यानी कि इस लोक वर्तमान लोक में रुचि लेने लगे, परलोक में रुचि नहीं लेने लगे। इसके साथ ही साथ धार्मिक समस्याओं के स्थान पर अब सांसारिक समस्याओं को अधिक महत्व देने लगे वहाँ के लोग। पहले धार्मिक समस्याओं पर ध्यान देते थे, लेकिन अब धार्मिक समस्याओं के स्थान यानी कि इस प्रकार से जो है उनके विचारों में परिवर्तन आया। यूरोप के लोगों के विचारों में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। अब जो है वो सांसारिक क्या समस्याएं हैं, उन सांसारिक समस्याओं को महत्व देने लगे और इस संसार को ही वो स्वर्ग बनाने की सोचने लगे। लोग कि इस संसार को ही स्वर्ग बनाया जाए, इस प्रकार की बात वो सोचने लगे। और इस परिवर्तित स्थिति अथवा दृष्टिकोण, यह जो दृष्टिकोण जो बदला यूरोप में लोगों का, यह दृष्टिकोण ही परिवर्तन का दृष्टिकोण ही क्या कहलाया, परिवर्तन का दृष्टिकोण ही जो है पुनर्जागरण कहलाया। इस प्रकार से जो है लोगों के मानसिकता में, लोगों की विचारों में ये जो परिवर्तन आया, ये परिवर्तन, ये मानसिकता का परिवर्तन, यह बौद्धिक दृष्टिकोण, यह पुनर्जागरण कहलाता है। यह थी इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और स्थिति में इस प्रकार से परिवर्तन है। इसके साथ पुनर्जागरण का अर्थ, पुनर्जागरण का अर्थ, पुनर्जागरण के अर्थ में जो है इंग्लिश में इसको रेनेसा कहा जाता है। मानव जीवन के प्रति मनुष्य के नवीन दृष्टिकोण, रेनेसा। मानव जीवन के प्रति, मानव जीवन के प्रति मनुष्य का नवीन दृष्टिकोण, नवीन दृष्टिकोण क्या कहलाता है, पुनर्जागरण कहलाता है। मानव जीवन के प्रति मनुष्य का नवीन दृष्टिकोण पुनर्जागरण कहलाता है और इतिहास में इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। इतिहास में इसको नवयुग, नया जन्म, बौद्धिक पुनरुत्थान, बौद्धिक पुनरुत्थान यानी कि बौद्धिक का पुनरुत्थान हुआ, एक प्रकार से नया जन्म हुआ यूरोपीय लोगों का। नवयुग, नए युग की शुरुआत हुई, स्वतंत्र चिंतन प्रारंभ हुआ। यह विभिन्न नामों से जो है इतिहास में इसको पुनर्जागरण को जाना जाता है। पुनर्जागरण या पुनरुत्थान की चारित्रिक व्याख्या करते हुए प्रोफेसर डेनिस ने लिखा है कि पुनर्जागरण शब्द मनुष्य की स्वतंत्र प्रियता और साहसी विचारों की अभिव्यक्ति है। इसके लिए चारित्रिक व्याख्या करते हुए, चारित्रिक व्याख्या करते हुए, इसकी व्याख्या की पुनर्जागरण की व्याख्या करते हुए प्रोफेसर डेविस ने क्या कहा है, पुनर्जन्म, पुनर्जागरण,
पुनर्जागरण शब्द मनुष्य की स्वातंत्र प्रियता, यानी कि स्वतंत्रता प्रियता एवं साहसी विचारों की अभिव्यक्ति, साहसी विचारों की अभिव्यक्ति ही पुनर्जागरण है। डेविस के द्वारा कहा गया है। इसके साथ ही साथ पुनरुत्थान व्यक्ति को मध्ययुगीन अंधविश्वासों, रूढ़ियों, चर्च, धर्मशास्त्रों, इनके बंधनों से मुक्त करके और स्वतंत्र चिंतन और अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर देने वाला तथा प्राचीन यूनानी, रोमन इस संस्कृति के आधार पर नई संस्कृति का निर्माण करने का प्रयास था। ये पुनर्जागरण क्या था? और इसके मूल में क्या था? पुनर्जागरण के मूल में था परलोकवाद तथा धर्मवाद के स्थान पर, पुनर्जागरण के मूल में इसकी जड़ में परलोकवाद, क्योंकि रोमन पादरी जो थे वो पादरी जो है वो परलोक में विश्वास करना सिखाते थे। तो परलोकवाद और धर्मवाद के स्थान पर अब मानवता की भावना का विकास होने लगा। यूरोप में मानवता की भावना का विकास होने लगा और इसे यूरोप के मध्य युग और आधुनिक युग, मध्य युग वाला यूरोप किस प्रकार का था और आधुनिक युग जैसे प्रारंभ हुआ उसके मिलान वाला सेतु कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पुनर्जागरण को। मध्य युग और आधुनिक युग को मिलाने वाला एक पुल, एक सेतु पुनर्जागरण को कहा जाता है। तो वास्तव में जो है ये यूरोपीय इतिहास की एक महान और युगांतकारी घटना रही, जिसे आगे चल करके संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया, जिसने पुनर्जागरण ने पूरे विश्व को प्रभावित किया और मानव सभ्यता, संस्कृति, इसकी प्रगति में जो है इसका अविस्मरणीय योगदान रहा पुनर्जागरण का। क्योंकि स्वतंत्र चिंतन प्रारंभ हुआ, अब लोग धर्मशास्त्रों से नहीं चिपक कर गया, उनके कही गई बातों में विश्वास नहीं करके उनका विरोध करने लगे, स्वतंत्र चिंतन करने लगे, बौद्धिक प्रगति हुई, बौद्धिक पुनरुत्थान हुआ, उसके माध्यम से जो है नए नए खोज कार्य प्रारंभ हुए। तो ये जो है अविस्मरणीय योगदान पूरे विश्व को रहा ये किसका? पुनर्जागरण का। इसके साथ पुनर्जागरण की विशेषताएं, ये तो हुआ इसका अर्थ, उसके बाद है पुनर्जागरण की विशेषताएं। अगला इसी में टॉपिक पुनर्जागरण की विशेषता। चौथा टॉपिक इसमें पुनर्जागरण की विशेषता है। पुनर्जागरण की क्या क्या विशेषताएं रही अर्थ अपन ने पढ़ा है। तो इसकी सर्वप्रथम प्रमुख विशेषता रही स्वतंत्र चिंतन, अर्थात यूरोप वासियों में जो है स्वतंत्र चिंतन प्रारंभ हुआ। अब धर्म ग्रंथों पर चिपके नहीं रहे लोग, बुद्धि का विकास हुआ, स्वतंत्र चिंतन प्रारंभ हुआ। इसके साथ ही साथ चिंतन और मनन पर जो है, क्योंकि उस समय जो है स्वतंत्र चिंतन और मनन पर कठोर अंकुश था। किनका? धर्मशास्त्रों का कठोर अंकुश लगा हुआ था। मध्य युग में व्यक्ति के स्वतंत्र चिंतन और उसका धर्म के आधार पर जो है वो कठोर प्रतिबंध लगा हुआ था। इसके साथ ही साथ जो है पुनर्जागरण ने आलोचना को जो है नई गति और विचारधारा प्रदान की और एक नवीन परंपरा चालू की।
निडरता प्रदान की लोगों में स्वतंत्र चिंतन की, साथ ही साथ पुनरुत्थान का लक्ष्य यह परंपरागत विचारधारा और स्वतंत्र आलोचना की कसौटी पर कसना। परंपरा के जो पुरानी जो परंपराएं चली आ रही है उनको स्वतंत्र आलोचना की कसौटी पर कसना कि किस प्रकार से यह सत्य है और यह गलत है। वैज्ञानिक ढंग से जो है इस बात की व्याख्या करना कि वैज्ञानिक ढंग से धर्मशास्त्रों में जो बताई गई बातें हैं वो वाक्य में सही है या नहीं है। इसके साथ ही साथ पुनर्जागरण की अगली विशेषता, मनुष्यों में जो अंधविश्वास, जो रूढ़ियाँ और जो चर्च के बंधन थे, वो चर्च के बंधन रूढ़ियों से लोग मुक्त होने लगे और व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से विकास करने लगे, अपने स्वयं के व्यक्तित्व का। और पुनर्जागरण की अगली विशेषता रही, पुनर्जागरण के दौरान जो है लोग अब परंपरागत विचार नहीं करके, यानी कि धर्म संगत विचार नहीं करके, अब मानवतावादी विचारों में वो रुचि लेने लगे। मानवतावादी विचारधारा का प्रसार हुआ। मध्य युग में चर्च ने लोगों को बतलाया था, क्या बताया था चर्च ने, कि इस दुनिया में जन्म लेना घोर पाप है, अतः तपस्या और निवृत्ति मार्ग को अपनाकर, तपस्या करके निवृत्ति मार्ग को अपनाकर साधु सन्यासी बन करके मनुष्य जो है इस पाप से मुक्त हो सकता है और इसका जो है उसको सतत प्रयास करना चाहिए। अर्थात मध्य युग ने मनुष्य को इस जीवन का आनंद उठाने से मना किया। मध्य युग में पादरियों के द्वारा, चर्च के द्वारा यह बात बताई गई कि दुनिया में जन्म लेना ही घोर पाप है और इससे मुक्त किए कैसे हो सकता है, इससे मुक्त जो है तपस्या और निवृत्ति का मार्ग अपनाने से हो सकता है। तो जीवन का आनंद उठाने से ही मना कर दिया चर्च ने, और जो है परलोक सुधारने पर बल दिया, यानी कि अपने परलोक को सुधारो, उस पर जो है चर्च ने बल दिया। तो इसके विपरीत जो है पुनर्जागरण ने क्या किया है, तो पुनर्जागरण ने मनुष्य को इस जीवन का पूरा पूरा आनंद उठाने को कहा है कि मनुष्य जीवन दिया है, इसका पूरा पूरा आनंद उठाया जाए और मानव जीवन को सार्थक भी बनाया जाए। तो मानव जीवन को सार्थक बनाने के प्रयास प्रारंभ हुए और सार्थक बनाने के लिए जो है शिक्षा दी जाने लगी सार्थक बनाने की। इसके साथ ही साथ धर्म और मोक्ष, इसके, क्योंकि उस समय जो है मध्य युग में धर्म और मोक्ष का ही बोलबाला था, तो धर्म और मोक्ष के स्थान पर अब मानवता का उद्धार करने का संदेश दिया जाने लगा और यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता रही पुनर्जागरण की। इसके साथ ही साथ अन्य विशेषताएं भी क्या रही है, अन्य विशेषताओं के अंतर्गत अब जो है यूरोप में देशज भाषाओं का विकास हुआ, अपने क्षेत्र की भाषाओं का विकास होने लगा। अब केवल यूनानी और लैटिन भाषाओं में लिखे गए ग्रंथों को ही महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता था, बल्कि जो है क्षेत्रीय भाषाओं को भी महत्व दिया जाने लगा। पुनर्जागरण में लोगों की बोलचाल की भाषा, इसका जल्दी से विकास हुआ, क्योंकि इससे जो है बोलचाल की भाषा में लोग जल्दी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जल्दी ज्ञानार्जन कर लेते हैं, इसलिए बोलचाल की भाषा का विकास किया गया और अपने विचारों को जो है इस बोलचाल की भाषा के माध्यम से सुगमता से जो है वो अभिव्यक्त कर सके, इस वजह से इस भाषा में इसका प्रसार किया गया। देशज भाषाओं का विकास ये पुनर्जागरण की ही देन है, इसका मुख्य लक्षण रहा। इसके साथ साथ जो है चित्रकला के क्षेत्र में पुनर्जागरण हुआ। चित्रकला के क्षेत्र में पुनर्जागरण की विशेषता रही कि उस समय जो है चित्रकला जो चित्रण जो किया जाता था, अब चित्रण जो है यथार्थ का चित्रण किया जाने लगा, यानी कि वर्तमान परिस्थिति क्या है उसका चित्रण किया जाने लगा, वास्तविक सौंदर्य का अंकन किया जाने लगा। और विज्ञान के क्षेत्र में जो पुनर्जागरण हुआ उसकी विशेषता रही कि निरीक्षण करो, उसकी खोज करो, अन्वेषण करो, उसकी जांच करो और परीक्षण करो, यानी कि वैज्ञानिक अनुसंधान पर जोर दिया गया। और वैज्ञानिक भावना ने जो है मध्य युग में जो अंधविश्वास थे, क्योंकि लोगों में जो है वैज्ञानिक भावना का विकास हो चुका था और इस वैज्ञानिक भावना ने मध्ययुगीन अंधविश्वास
और मिथ्या जो धारणाएं थी, मिथ्या जो विश्वास थे, उनको अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार से जो है पुनर्जागरण हुआ यूरोप में। यह इसकी प्रमुख विशेषताएं रही पुनर्जागरण की। तो अपन ने पढ़े हैं पुनर्जागरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और किस प्रकार से जो है स्थिति में परिवर्तन हुआ, पुनर्जागरण का अर्थ, और उसके बाद इसकी क्या विशेषताएं रही। बाकी अगला टॉपिक तो अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।